एक पुलिस वाला पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और फ़ोन करके वो यही कहता है कि साहब जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी जो सर्विस रिवॉल्वर है उनको 3 बाइक सवार बदमाश छीनकर यहां से भाग रहे होते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद ही दूसरा फ़ोन आता है। दूसरे फ़ोन में कहा जाता है कि ये बदमाश उसी तरफ भाग रहे हैं जिस तरफ राष्ट्रपति का काफिला आ रहा है। दोस्तों पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। पुलिस की एक टुकड़ी वहां पर पहुंच जाती है और फटाफट में ही उस एरिया को घेर लिया जाता है। दोस्तों फिर तीसरा फ़ोन आता है और तीसरे फ़ोन में यही कहा जाता है जो रिवॉल्वर लेकर भाग रहे थे उनमें से एक बदमाश को पकड़ लिया गया है और उसको इनकाउंटर में मार दिया गया है। 2 बदमाश वहां से भाग गए हैं। जो सर्विस रिवॉल्वर है वो भी अपने काबू में कर ली गई है। दोस्तों उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए चारों तरफ फैल जाता है। पुलिस की वाहवाही होने लगती है और वाहवाही होने के एक दिन बाद ही ये मामला पलट जाता है और उसके बाद जब इस मामले को सीबीआई के अंडर में पहुंचाया जाता है, सीबीआई इसकी जांच पड़ताल करती है, तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसमें 18 पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, किस तरह से इस लड़के को शिकार बनाया गया था, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड की एक राजधानी पड़ती है देहरादून। 4 जुलाई 2009 का मामला होता है। चोली ग्राउंड से मंसूरी जो रोड जा रहा होता है, उस रोड पर जो राष्ट्रपति होती है उस समय की प्रतिभा पाटिल, उनका वहां पर आगमन होता है। रोड को बिल्कुल वीवीआईपी बना दिया जाता है, वहां पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जाता और इस रोड पर जो तैनाती होती है वो चौकी इंचार्ज की होती है जिनका नाम होता है जीडी भट्ट, जो आराघर चौकी के इंचार्ज होते हैं। दोस्तों यहां पर एक बाइक आकर रुकती है। बाइक पर 2 लड़के सवार होते हैं। उस बाइक को ये चौकी इंचार्ज रोक लेते हैं और इनसे कहने लगते हैं कि इस बाइक को वापस ले जाओ, यहां जो देश की राष्ट्रपति हैं वो आने वाली हैं और इस रास्ते से किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर वो लड़के कहते हैं कि ठीक है, राष्ट्रपति यहां से निकल जाएंगे, हम यहीं पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहां पर जो चौकी इंचार्ज होते हैं उनको लगता है कि शायद ये लड़के तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तुम्हारी वैल्यू को समझ ही नहीं रहे। उसके बाद अपना डंडा निकालते हैं और इनकी बाइक पर डंडा दे मारते हैं और इनमें से एक दोस्त को यहाँ पर पीटा भी जाता है। दोस्तों उसके बाद इनमें से ही एक लड़का जो इस चौकी इंचार्ज के ऊपर एक तमाचा जड़ देता है और इसके साथ मार पिटाई करने लगता है। तुरंत ही ये चौकी इंचार्ज फ़ोन करते हैं कंट्रोल रूम में और कहते हैं कि यहाँ पर बदमाश आ चुके हैं और बदमाशों ने हमला कर दिया है। तुरंत ही यहाँ पर और पुलिस पहुँच जाती है और जो इसमें से एक इसका साथी होता है वो यहाँ से फरार हो जाता है। यानी कि ये 2 लोग होते हैं, इसमें एक का नाम राम कुमार होता है और दूसरे का नाम रणवीर सिंह होता है। जो रणवीर सिंह होता है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, राम कुमार यहाँ से भाग जाता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस की टुकड़ी इस लड़के को अपने साथ ले जाती है और ले जाकर थाने में जाती है। वहाँ जाकर जिस भी पुलिस वाले का मन करता है वो इस लड़के के साथ मार पिटाई करता है और इससे कहते हैं कि कौन सी जगह पर तुम्हारा दोस्त है जो यहां से भाग कर गए हैं। फिर ये कहता है कि जो धर्मशाला का रोड है उसके पास एक मोहनी रोड है, उसके फ्लैट नंबर 9 में मेरा दोस्त अशोक रहता है और वहीं पर मेरा दोस्त दूसरा राम कुमार है और अपना नाम खुद रणवीर सिंह बताता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस उस बताए हुए पते पर पहुंच जाती है लेकिन वहां पर ताला लगा होता है। अब पुलिस का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और इस लड़के रणवीर सिंह को वापस ले जाया जाता है। वापस ले जाने के बाद इसके साथ फिर से मार पिटाई की जाती है और इतनी मार पिटाई की जाती है कि इसकी हड्डियों को तोड़ दिया जाता है। जो भी पुलिस वाला वहां पर आता वही इसके ऊपर लाठी डंडों से, लात घूंसों से वार करता। अब ऐसी हालत इस लड़के की होने लगती है कि जैसे मानो ये मौत को शिकार हो जाए, जल्द ही इसकी मौत हो जाए। अब पुलिस वाले अपना प्लान तीसरा बनाते हैं और तीसरे प्लान के तहत फिर पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया जाता है और कंट्रोल रूम में यही कहा जाता है कि साहब जो लड़के यहाँ से रिवॉल्वर को लेकर भागे थे उनमें से एक लड़के को पकड़ लिया गया है और उसे इनकाउंटर में मार दिया गया है। दोस्तों चारों तरफ जो सोशल मीडिया होती है, अखबारों के जरिए इन पुलिस वालों की वाहवाही होने लगती है क्योंकि उसी रोड पर जो देश की राष्ट्रपति होती हैं
श्री प्रतिभा पाटिल जी वो वहाँ से आज आने वाली होती हैं। वहाँ पर उनके ऊपर हमला ना हो जाए इस वजह से उस लड़के को एनकाउंटर में मार दिया गया। बदमाश उस लड़के को बताया जाता है। उसके बाद उस लड़के की डेड बॉडी को उठाकर उसे मोर्चरी हाउस में रख दिया जाता है। दोस्तों 4 जुलाई 2009 का ये मामला होता है। लड़के की तस्वीर अखबारों के जरिए हर जगह जाने लगती है। हर जगह इस पोस्ट को देखकर यही कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा हुआ बदमाश को पहले ही मार गिरा दिया। दोस्तों उसके बाद ये पोस्ट पहुंचती हुई इस लड़के के घर पर पहुंच जाती है और जब इसके पिता लड़के को देखते हैं तो देखते ही उनकी हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ही तेजी के साथ रोने लगते हैं और फिर वो तुरंत ही उस जगह का रुख करते हैं जहां पर मोर्चरी में इसकी डेड बॉडी रखी होती है। दोस्तों उसके बाद मोर्चरी के पास पहुंच जाते हैं और घर वाले डेड बॉडी को लेने के लिए बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उनके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करते। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, वो घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर कहने लगते हैं कि हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, हमारा लड़का बदमाश है ही नहीं, हमारे लड़के को फंसाया जा रहा है। वो रोड पर बैठ जाते हैं और रोड पर बैठने के बाद वो कहते हैं कि हम तब ही यहाँ से उठेंगे जब हमारे इस बेटे के केस की सीबीआई की जांच होगी। दोस्तों 15 जुलाई को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम में साफ पता चलता है कि इसको 22 गोलियां लगी हैं, यानी कि बड़ी ही बेरहमी से इस लड़के का एनकाउंटर किया गया है। उससे पहले और जो जांच पड़ताल होती है तो उसमें यह भी पता चलता है कि इसके शरीर पर 28 चोटों के निशान हैं, यानी कि इसके शरीर को इस तरह से तोड़ा गया है। गोली मारने से पहले इसको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरह से पुलिस वालों ने जमकर इसकी पिटाई की है, जमकर इसको तोड़ा है। दोस्तों ये मामला अगले दिन बदलने लगता है। अगले दिन ये मामला इस तरह से उठने लगता है। पहले दिन तो इन पुलिस वालों की वाहवाही हो रही थी, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि घर वाले इसके खिलाफ हो जाता होती है। पहले CID में इस केस को देती है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं है, हमें मामला CBI की जांच को चाहिए। फिर दोस्तों 21 जुलाई 2009 को ही ये मामला CBI को दे दिया जाता है और CBI अपनी जाँच पड़ताल में लग जाती है। जब CBI जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये लड़का बागपत जिले के खेडली गांव का रहने वाला है और ये बहुत ही सीधे स्वभाव का है। इस लड़के ने MBA की हुई है और MBA की पढ़ाई करके ये 2 जुलाई को अपने घर से निकलता है और 2 जुलाई को ही ये देहरादून पहुंच जाता है। यहाँ पर 3 जुलाई को इसका इंटरव्यू होता है। 3 जुलाई को ये अपना इंटरव्यू पास कर लेता है और इंटरव्यू पास करने के बाद इसकी नौकरी निश्चित कर दी जाती है कि 4 जुलाई से ही तुम अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो। इस लड़के का जो नाम होता है वो रणवीर सिंह होता है और इसका एक दोस्त होता है अशोक कुमार। ये अशोक कुमार के कमरे पर ही ठहरा हुआ था और उसके पास फ़ोन करता है कि दोस्त मेरी नौकरी लग चुकी है और कल हम अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, आज शाम को हम पार्टी करते हैं। तो अपना एक दोस्त होता है इसका राम कुमार, उसको अपने साथ लेता है, बाइक पर बैठता है और अशोक के फ्लैट जो फ्लैट नंबर 9 होता है जो मोहनी रोड पर होता है उस पर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ये पुलिस वाला इसे पकड़ लेता है। दोस्तों जो चौकी इंचार्ज होता है जिसका नाम JD भट्ट होता है वो इसके साथ इस तरह की वारदात करता है। पहले इसके साथ इस तरह से इसकी बहसाबाजी होती है, इसके जो मोटरसाइकिल है उस पर डंडा मारा जाता है। ये लड़का बदले में उस जो चौकी इंचार्ज होता है उसके तमाचा लगा देता है और उस तमाचे की वजह से उसको इतना गुस्सा आता है वो पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन करके वो 3 फ़ोन करता है। पहले फ़ोन में तो वो यही कहता है कि बदमाशों ने यहाँ पर हमला कर दिया है, वो मेरी पिस्टन को लूट कर मेरे से भाग रहे हैं, 3 बदमाश हैं। दूसरे में वो यही कहता है कि 3 बदमाशों में से एक को पकड़ लिया गया है, लेकिन जब तीसरी बार करता है तो वो यही कहता है कि एक बदमाश उनमें से हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा था और उसे हमने इनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसके ऊपर तो पहले बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है, इसकी 28 हड्डियों को तोड़ दिया गया, उसके बाद 22 गोलियां इसके ऊपर चलाई जाती हैं। दोस्तों जब CBI पूरी जांच करती है और जांच करने के बाद 4 जून 2014 को अपनी चार्जशीट पेश करती है तो चार्जशीट में 18 पुलिस वालों को दोषी पाया जाता है और 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद ये मामला दिल्ली के हाई कोर्ट में पहुंच जाता है और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद इनमें से 11 पुलिस वालों को माफ़ी दे दी जाती है, यानी कि 7 लोग जो दोषी रह जाते हैं उनके ऊपर ही मामला रह जाता है, जिसमें SG जायसवाल होते हैं, JD भट्ट जो चौकी इंचार्ज होते हैं, अजीत सिंह और नितिन चौधरी, राजेश बिष्ट और नीरज यादव, चंद्रमोहन, ये कुल मिलाकर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज रह जाता है और ये 7 लोग भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। ये
यहाँ पर यही चाहते हैं कि जैसे 11 पुलिस वालों को माफ़ीनामा मिल चुका है, इसी तरह से हमें भी माफ़ीनामा मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो लड़के के घर वाले होते हैं वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं और उनकी गुहार यही होती है कि यहाँ पर ये पूरे के पूरे दोषी हैं, इन सभी को वही सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे इनके साथ में होने वाला क्या है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही फैसला होता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर इस लड़के का यही दोस्त था कि ये लड़का अपने दोस्त के साथ दूसरे दोस्त से मिलने के लिए वहाँ पर पार्टी करने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले की ईगो ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा क्राइम कर दिया और उसने इस लड़के को बड़ी ही बेरहमी के साथ अपने पुलिस वाले साथियों के साथ मिलकर इनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,